अब हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन का तीसरा सब टॉपिक यानी कि इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अभी हम मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ेंगे, उनका इंडेक्स है वो पढ़ेंगे और कितने टाइप का इन्फ्लेशन होता है वो पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है क्रेडिटर्स लॉस डेब्टर्स की। इसको हम ऐसे समझेंगे आसानी से। यहाँ पे क्या है कि एक क्रेडिटर है जो उधार देने वाला है और ये है लेंडर जो उधार लेगा। यानी कि ये अगर 1 लाख रुपया 2 साल के लिए इसको देता है और अगर ये 2 साल बाद 1 लाख रुपया इसको लौटाता है तो पैसा देखने में तो सेम है, लेकिन इसको लॉस क्यों होगा और इसको गेन क्यों होगा। इसको ऐसे समझे कि मान लें कि जो 1 लाख है उस टाइम 2 साल पहले 1 लाख रुपए में एक बाइक मिल जाती थी, ठीक। लेकिन 2 साल बाद ये लौटाएगा 1 लाख रुपया ही, लेकिन उस टाइम इन्फ्लेशन के कारण बाइक का प्राइस हो गया है 1,20,000। तो ये तो बाइक नहीं खरीद पाएगा वो 1 लाख रुपए में जो इसको दिए हैं। तो ये तो 2 केस है। अगर ये पैसा नो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है, मतलब इंटरेस्ट पे नहीं देता है, तब इसको पूरा का पूरा लॉस होगा। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी देता है तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट से कम है तो भी उसको लॉस होगा। जैसे ज्यूम करें कि अगर इन्फ्लेशन रेट 6% का चल रहा है और ये इसको इंटरेस्ट दिया है 4% पे, तो फिर भी इसको 2% का लॉस हो रहा है इन्फ्लेशन के कारण। तो ये क्रेडिटर्स कहा। इसको ऐसे समझे कि अगर आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट में जमा करके रखते हैं बैंक में, तो उससे क्या होता है, आपका पैसे में जंग लग रहा है। जंग मतलब कि रस्टिंग हो रही है, वो आपका पैसा कमता जा रहा है दिन पर दिन। अगर इसको मान के चलें कि अगर 100 रुपया हर साल 100 रुपये में कम से कम आपका 6 रुपया का वैल्यू कम जाता है, मतलब ये 100 रुपया 94 रुपए के बराबर हो जाता है एक्चुअली वैल्यू। क्यों? क्योंकि जब इन्फ्लेशन हर साल एटलीस्ट 6% से बढ़ रहा है, एटलीस्ट 6% से बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ने का देखिए, इन्फ्लेशन का 2 मतलब होता है। एक जनरल प्राइस राइज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और इसको अगर अपोजिट में ही बोले, एक में बोलेंगे कि प्राइस का दाम बढ़ा है, और उसका अपोजिट ये होगा, अगर दूसरे भाषा में उसको कहे तो उसका वैल्यू होगा कि नहीं प्राइस का दाम वही है, लेकिन पैसा करेंसी का वैल्यू कम हो गया इन्फ्लेशन की वजह से, इसलिए अब वो चीजें महंगा मिल रही है। उसी चीज को लेने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो ये 2 तरीके से इन्फ्लेशन को समझ सकते हैं। तो उसी प्रकार से समझें कि इन्फ्लेशन की वजह से अगर 100 रुपया आप बैंक में रखे हैं तो इन्फ्लेशन 6% अगर रहा है 1 साल में, तो आपका पैसा 6 रुपए से उसका वैल्यू कम हो जाएगा। यानी कि 94 रुपए का एक्चुअली गुड सर्विस खरीद सकता है उस हिसाब से, ठीक। लेकिन आप रखते हैं बैंक में तो बैंक उस पर भी इंटरेस्ट देती है। तो बैंक कितना देती है आपको, हम आई गेस 4% देती है, तो उससे भी आपको पैसे को लॉस ही हो रहा है। बट ये भी जरूरी है क्योंकि और जगह पैसे इन्वेस्ट करना काफी रिस्की है, उसके लिए काफी एक्सपर्टीज चाहिए। और ये भी है कि ये भी जरूरी है ना कि बैंक में सेविंग अकाउंट में रखें, क्योंकि यही सारा पैसा बल्क में जमा होता है और देश में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आगे बिजनेसमैन को अलर्ट होता है। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जो क्रेडिटर है, जो देने वाला है लोन, उसको अगर इंसान है तो उसको लॉस होगा। अगर दोनों केस में अगर इंटरेस्ट नहीं लिया, जैसे हम लोग अपने रिश्तेदार में कोई 1 लाख 2 रुपया कोई काम के लिए दे देते हैं, तो भले हम 1 लाख उनको दे दिए, लेकिन 2 साल बाद अगर वो 1 ही लाख लौटाएंगे तो वो 1 लाख हमारा 1 लाख नहीं रहेगा, वो 90,000 के बराबर हो जाएगा। उससे 90,000 के बराबर सामान खरीद पाएंगे एक्चुअली अगर बोले तो वही होता है। अगर नो रेट इंटरेस्ट पर ले तब तो लॉस है ही। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस देन, अगर इन्फ्लेशन रेट से कम है, इन्फ्लेशन रेट से कम है
तो फिर भी लॉस होगा। तो ये पूरा सिनेरियो है। तो आप ये फिगर बना लें ताकि आपको रेफरेंस के लिए बाद में जब रिवीजन करें तो याद हो। जब भी मैं बनाऊं तो आप भी साथ बनाते चले ताकि बाद में रिवाइज करने में आसानी हो। दूसरा हमारा इम्पैक्ट है, दूसरा पॉइंट है, एट हाई इन्फ्लेशन लेवल अनप्रोडक्टिव इंडिविजुअलाइज सेविंग इंक्रीज एट कॉस्ट ऑफ कलेक्टिव सेविंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें दो टर्म है, अनप्रोडक्टिव इंडिविजुअलाइज सेविंग और दूसरा है कॉस्ट ऑफ कलेक्टिव सेविंग। तो जाने कि इंडिविजुअलाइज सेविंग और कलेक्टिव सेविंग क्या है। एज्यूम करें कि ये कोई अब आप ऐसे समझें कि ये लोग हैं इकोनॉमी के जो अपनी छोटी छोटी सेविंग बैंक में जमा करते हैं और यही बैंक के पास पैसा बल्क में जमा हो जाता है। एज्यूम करें 100 करोड़ हो गया, ठीक। और यही बैंक के पास अपना पैसा नहीं होता, वो लोगों से उधार लेती है और वही पैसा फिर से कॉर्पोरेट यानी बिजनेसमैन को देती है। तो क्या हुआ कि बहुत सारे लोग छोटा छोटा अमाउंट या बड़ा अमाउंट करके बैंक में पैसे जमा किए और यही बैंक इसको उधार में दे दी, लेंड कर दी। अब क्या है कि डिपॉजिट है तो बैंक इसको कुछ इंटरेस्ट देती है। एज्यूम करें 4% इंटरेस्ट देती है डिपॉजिटर को, मतलब जो भी पैसा जमा किए, और इससे क्या लेगी, ये मान लो कि 10% पे इसको लोन दी है। तो ये दोनों का जो गैप है 6%, यही बैंक का प्रॉफिट है, क्योंकि ये लिया 4% पे और दिया 10% पे, तो बीच का जो भी है वो बैंक का प्रॉफिट है। अब समझें कि 4% अगर डिपॉजिटर को पैसा मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, और अगर इफ इन्फ्लेशन इज टू हाई, अगर ज्यादा है, मान लें कि 7% है, 7% है और 8% है या मोर, इससे ज्यादा है, तो लोग क्या करेंगे? वो नहीं जमा करेंगे पैसा, क्योंकि उनका पैसा, वही जो हम आपको बताएं कि आपका पैसा रस्ट लग रहा है, उसमें जंग लग रहा है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, वही होगा, क्योंकि इसको इंटरेस्ट तो 4% मिल रहा है और इन्फ्लेशन रेट 7 to 8% चल रहा है, यानी कि इंटरेस्ट के बाद भी मिनिमम सेविंग्स अगर 4 करें तो 3% से पैसा पर ईयर रिड्यूस हो रहा है। तो लोग क्या करेंगे? जब बहुत ज्यादा हाई इन्फ्लेशन हो जाएगा तो ये लोग यहाँ पे जमा नहीं करेंगे, डिपॉजिट नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे? गोल्ड परचेज करेंगे, क्योंकि सबसे सेफ तो होता है गोल्ड परचेज करना। तो क्या करेंगे? अपने पैसे का गोल्ड परचेज कर लेंगे। तो इससे क्या होगा? ये जो है कंडीशन, ये जो जमा हुआ, ये हो गया कलेक्टिव सेविंग। और ये जो पीपल कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ने पे अनप्रोडक्टिव इंडिविजुअलाइज सेविंग, यानी कि गोल्ड तो अनप्रोडक्टिव एसेट है, उससे कुछ ज्यादा प्रोडक्शन होता नहीं है, और ऊपर से इंडिविजुअलाइज, अब सब लोग अपना अपना इंडिविजुअल गोल्ड के फॉर्म में पैसे जमा कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? इससे होगा कि जो बैंक के पास है वो फंड की शॉर्टेज हो जाएगी। अगर यहां देखें, यहाँ पे क्या होगा? तो आप सोच रहे हो कि प्रॉब्लम ही क्या है? अगर लोग गोल्ड खरीद रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है क्योंकि बैंक के पास पैसा यहीं से आता है। जो हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं वो जो पैसा जमा करते हैं वही कॉर्पोरेट को देते हैं, वही कॉर्पोरेट बिजनेस में लगाती है और उसी से इकोनॉमी रन होता है। अब क्या हुआ कि अगर इंडिविजुअलाइज सेविंग बढ़ गया तो क्या होगा? शॉर्टेज ऑफ फंड इन बैंक, तो बैंक के पास कम पैसा होगा, तो बैंक के पास कम पैसा होगा तो उधार कम देगी, तो उस वजह से इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट लो हो जाएगा।
इन्वेस्टमेंट अगर लो हो गया तो क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी लो हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, कुछ बन ही नहीं रहा है, तो किनको जॉब मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट भी लो हो गया, यानी कि पैसे की कमी है, इकोनॉमिक स्टेग्नेशन भी आ गया, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत स्लो हो गया, और इन्फ्लेशन भी चल रहा है। तो ये कंडीशन होता है जब इन्फ्लेशन भी हो और इकोनॉमिक स्टेग्नेशन भी हो, मतलब इकोनॉमी स्लो भी हो। अगर ये दोनों चीज साइमल्टेनियसली एक साथ लंबे समय तक इकोनॉमी में चले तो उस कंडीशन को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। हालांकि इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी हम जो बात कर रहे हैं कि इससे क्या होता है, अगर हाई इन्फ्लेशन हो तो जो अनप्रोडक्टिव इंडिविजुअलाइज सेविंग है वो एट द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिव सेविंग के कॉस्ट पे, जो लोग बैंक में जमा कर रहे हैं उसके कॉस्ट पे इंडिविजुअलाइज सेविंग होगा, और उसका इम्पैक्ट ये होगा जो मैंने आपको बताया। अब अगर हम तीसरे इम्पैक्ट की बात करें तो इसमें मोर और लेस सारे टर्म रिलेटिव है, इसलिए मैंने तीनों टर्म को एक साथ लिखा है। जीरो लोअर बाउंड प्रॉब्लम, दूसरा है पैराडॉक्स ऑफ थ्रेट, एंड तीसरा है लिक्विडिटी ट्रैप। अब ये सब क्या है, चलिए समझते हैं। जो मैंने आपको बताया कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, मान लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट x है और इन्फ्लेशन I है, ठीक, तो रियल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर एग्जांपल लें, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और इन्फ्लेशन 3% है। अगर एग्जांपल बोले तो बोल रहा है कि अगर सच में किसी को इंटरेस्ट मिल रहा है तो कितना मिल रहा है। अगर कोई पैसा किसी को उधार दिया है तो उस पे उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। मान लीजिए कि ये पर्सन इसको, या पर्सन छोड़िए, बैंक, अगर बैंक का कंडीशन, अगर ये बैंक है, ठीक, अगर किसी को लोन दी है, मान लीजिए कॉर्पोरेट को लोन दी, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान ले कि अगर 8% पे दी हो बैंक लोन, और अगर इन्फ्लेशन रेट चल रहा हो 6% पे, तो रियली में इसको कितने का इंटरेस्ट मिल रहा है। रियली में इसको 8% का इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है बैंक, रियली में इसको मिल रहा है कितना, रियल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 8% माइनस 6%, यानी कि रियली में इसको जो भी मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपया लोन दी है तो इस पे इसको रियली में 2% का ही इंटरेस्ट मिल रहा है, क्योंकि 6% तो इन्फ्लेशन की वजह से उस अमाउंट का वैल्यू कम हो रहा है। तो इसको बोलते हैं रियल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि इन्फ्लेशन में से माइनस करके जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो रियल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ये। अगर ना समझ में आए तो दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरी बात कि अगर हम रियल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को RI लिखें, ठीक, अगर मान लें कि एक कंडीशन आता है कि रियल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 0% हो गया। 0% का होने का मतलब कि जितना इन्फ्लेशन है उतना ही उसको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो उसको तो कोई फायदा है नहीं लोन देने में, तो वो लोन क्यों देगा, क्योंकि लोन देने में रिस्क भी है और उसको कोई प्रॉफिट हो नहीं रहा है, क्योंकि रियली में हालांकि वो मान लीजिए कि 8% इंटरेस्ट ले रहा है, 8% इन्फ्लेशन भी है, तो एक दूसरे में माइनस हो जा रहे हैं, तो इसको तो कोई बेनिफिट हो नहीं रहा है। तो इससे क्या होता है कि जब रियल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 होता है, उसी प्रॉब्लम को कहते हैं जीरो लोअर बाउंड प्रॉब्लम, इसी को बोलते हैं जीरो लोअर बाउंड प्रॉब्लम। तो इससे क्या होता है, इससे जो क्रेडिटर्स होते हैं लोन देने वाले, उनकी क्रेडिट करने की, लोन देने की क्षमता को वो छीन लेता है, वो नहीं देते हैं। अब क्या होता है कि अगर यही रियल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला केस अगर बैंक के साथ हो तो बैंक क्या करेगी, बैंक लोन नहीं देगी, बोले कि हम लोन नहीं देंगे। क्यों देंगे, अगर ये लोन देती है तो लोन तो सबसे पहले रिस्की होती है,
कोई कितना भी रिलायबल हो, धनी हो, अब विजय माल्या हो, चाहे जितने भी बड़े बिजनेसमैन जो डिफॉल्टर साबित हुए हैं, तो कितना भी हो तो लोन रिस्की होता है। तो रिस्क भी आदमी या बैंक इसलिए लेती है क्योंकि उसपे उसको इंटरेस्ट मिलने वाला है। अब यहाँ पे है कि इंटरेस्ट मिल तो रहा है लेकिन कोई फायदा हो नहीं रहा, तो बैंक क्यों देगी लोन? तो अगर लोन नहीं देगी तो इससे कौन कंडीशन पैदा होगा? इससे जो एक सिचुएशन पैदा होगा वो होगा लिक्विडिटी ट्रैप। उससे होगा लिक्विडिटी ट्रैप। बैंक क्या करेगी? सारे लिक्विडिटी जो भी पैसा है वो अपने पास ही होल्ड करके रख लेगी, जब सिचुएशन फेवरेबल होंगे तब लोन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, क्या फायदा है? इसी सिचुएशन को कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। तो अब तीनों मैंने समझा दिया। जीरो लोअर बाउंड प्रॉब्लम तब होती है जब रियल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो हो जाए। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहते हैं वही जो इससे पहले वाले पॉइंट में मैंने बताया है कि इंडिविजुअलाइज सेविंग जो होता है वो बढ़ने लगता है कलेक्टिव सेविंग के कॉस्ट पे। उसके कॉस्ट पे अगर वो होने लगे, कलेक्टिव सेविंग के कॉस्ट पे इंडिविजुअलाइज को सेविंग बढ़ने लगे, उसी सिचुएशन को पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट भी कहते हैं। तो ये 3 पॉइंट इसमें डिस्कस हो गए, आप इसको लिख सकते हैं। अब फोर्थ जो है वो इन्फ्लेशन टैक्स, कैश ड्रैग और फिस्कल ड्रैग, यानी कि इंक्रीज इन गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू। बोल रहा है कि जब इन्फ्लेशन होता है तो गवर्नमेंट के जो टैक्स कलेक्शन है, यानी गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू है, वो इंक्रीज होता है। तो चलिए समझते हैं कैसे। अगर मान लें कि एक मार्कर है जिसका कॉस्ट 100 रुपये है और इस पे 20% जीएसटी लगती है, तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा? 20% जीएसटी प्राइस इसका हो जाएगा 100 + 20 यानी कि 120 रुपीज। अगर सिचुएशन समझे कि अगर अब इन्फ्लेशन हो गया, हाई इन्फ्लेशन है, तो हाई इन्फ्लेशन से क्या होगा? अभी जो 100 रुपये का सामान है, एज्यूम करें कि 150 रुपये का हो गया, तो 150 रुपये का हो गया तो टैक्स तो सेम लग रहा है, टैक्स रेट सेम है कि 20% का ही टैक्स लगा है, लेकिन 150 का 20% कितना हो जाएगा? 30 रुपया हो जाएगा। यानी कि अब वो मार्कर 180 रुपीज तो मिलेगा 180 रुपीज में। तो यहां पर हम देखें कि इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ जाता है। यहां पे इसको 20 रुपए, सेम प्रोडक्ट पे सेम रेट से दोनों, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू, ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, जीएसटी, ये जीएसटी है। तो ये देखें कि इन्फ्लेशन से पहले गवर्नमेंट को 20 रुपया ही मिल रहा था, लेकिन इन्फ्लेशन होने के बाद सेम प्रोडक्ट पर सेम रेट से 30 रुपया मिल रहा है। यानी कि इस प्रकार से गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है इन्फ्लेशन बढ़ने से। तो इससे क्या होगा? इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन टैक्स, कैश ड्रैग और फिस्कल ड्रैग। तीनों टर्म कभी भी एग्जाम में या कहीं भी आए उसका मतलब यही होता है, यही समझिएगा।